आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड राज्य में हुए स्वतंत्रता आंदोलन। भारत में हो रहे स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड राज्य ने भी आंदोलन कर अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन आंदोलनों में सबसे पहले शुरुआत हुई थी 1857 ईस्वी की क्रांति से, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया था। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के साथ आरंभ हुआ। उत्तराखंड राज्य भी इस क्रांति से प्रभावित ज़्यादा समय तक नहीं रहा। राज्य में अपने स्तर पर अनेक विद्रोह हुए, परंतु इनका प्रभाव थोड़ा कम था, क्योंकि उत्तराखंड राज्य की जनता गोरखाओं के शासन को अंग्रेजों के शासन से ज़्यादा अत्याचारपूर्ण मानती थी। राज्य की जनता अंग्रेजी शासन को सुधारवादी समझती थी, कुछ हद तक सुधारवादी समझती थी। पूर्ण रूप से तो सुधारवादी नहीं समझती थी, पर कुछ हद तक इसे सुधारवादी समझती थी, क्योंकि ये शासन गोरखाली शासन से तो ज़्यादा ही ठीक था, ज़्यादा उत्तम था। कुमाऊं के कमिश्नर रैमजे ने कुशलतापूर्वक उत्तराखंड पर अपना अधिकार जमा लिया था। यह अधिकार कोई बलपूर्वक वाला अधिकार नहीं था, ये अधिकार था अपना सुशासन का अधिकार। यानी कि जो कुमाऊं के कमिश्नर थे रैमजे, उन्होंने बहुत चालाकी पूर्वक उत्तराखंडियों के मन में अंग्रेजी शासन को एक उनके लिए शुभचिंतक, ये कहें तो एक अच्छा उत्तम शासन उसको प्रदर्शित कर दिया था। तो इसी कारण यहाँ जब 1857 की क्रांति भारत में हो रही थी, तो इस 1857 की क्रांति का प्रभाव थोड़ा कम रहा उत्तराखंड में, क्योंकि रैमजे ने बहुत चालाकी से अंग्रेजी शासन को एक सुशासन के तौर पे प्रदर्शित कर दिया था। उत्तराखंड राज्य में कालू सिंह मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी माना जाता है। किसे? उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी किसे कहा जाता है? कालू सिंह मेहरा को कहा जाता है। कालू सिंह मेहरा चंपावत जिले के बिसुंग लोहाघाट के मूल निवासी थे। इन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नाम से एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था बनाई थी। कालू सिंह मेहरा ने कुमाऊं क्षेत्र में कौन सी क्रांतिकारी संस्था बनाई थी? क्रांतिवीर नाम से बनाई थी। उत्तराखंड में जो इनका आंदोलन था, जो इन्होंने आंदोलन कर रहे थे कालू सिंह मेहरा, जिन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी कहा जाता है, कुमाऊं क्षेत्र में तो कालू सिंह मेहरा ने अंग्रेजों के विरुद्ध काफी अच्छा विरोध किया, परंतु टिहरी नरेश की अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति ने इस आंदोलन को कमजोर बना दिया। क्योंकि उत्तराखंड में तो ऐसा था कि कालू सिंह मेहरा ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का बहुत विद्रोह किया था, परंतु जो टिहरी नरेश, जो एक टिहरी रियासत थी, वो टिहरी नरेश के अंतर्गत थी। ठीक है, यानी कि पवार वंश के शासकों के अधीन थी, और ये शासन उनको टिहरी शासन मिला ही था, अंग्रेजों के कृपा स्वरूप मिला था। तो टिहरी नरेश की अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति ने इस कालू सिंह मेहरा के द्वारा जो आंदोलन करा जा रहा था, उस आंदोलन को कमजोर बना दिया। ठीक है, तो ये थी 1857 की क्रांति। ठीक है, जो उत्तराखंड में भी हुई, पर उसका प्रभाव कम रहा। अब हम कुछ परिवर्तन तो हुए ही होंगे इस 1857 की क्रांति से, पूरे भारत में परिवर्तन हुए थे, तो उत्तराखंड में भी हुए। भले यहाँ प्रभाव कम था, पर परिवर्तन तो यहाँ भी हुए। अब परिवर्तन पढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद उत्तराखंड में हुए परिवर्तन क्या थे। आइए पढ़ते हैं। कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना प्रसारित होने लगी। ठीक है,
फलस्वरूप हुआ क्या, 1870 ईस्वी में, यानी कि 1870 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। कब हुई थी? अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में हुई थी। और 1871 में अल्मोड़ा अखबार प्रकाशित होने लगा। ठीक है, यानी कि राजनीतिक चेतना का प्रसार कुमाऊं क्षेत्र में हुआ। फलस्वरूप डिबेटिंग क्लब बना 1870 में, और अल्मोड़ा अखबार, ताकि लोगों तक जानकारियां पहुंचाई जा सके, राजनीतिक चेतना उन तक प्रसारित की जा सके। तो इस प्रसारण के लिए 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ था। ये दोनों जो मैंने स्थापनाएं बताई थी आपको, एक डिबेटिंग क्लब और अल्मोड़ा अखबार, इससे सवाल पूछा जाता है उत्तराखंड की परीक्षाओं में कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ था? 1871 में। और डिबेटिंग क्लब कब बना था? 1870 में। ये जो चीज़ें बदलाव हुए थे, ये 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ही हुए थे। ठीक है, भले थोड़ा देर में हुए, कुछ सालों बाद, पर हुए जरूर। एक दशक बीत गया, पर हुए जरूर। आगे बढ़ते हैं। 1891 ईस्वी में कुमाऊं को अल्मोड़ा व नैनीताल नामक 2 जिलों में बांट दिया गया। इससे पहले केवल नैनीताली कुमाऊं क्षेत्र था। ठीक है, उसके अंतर्गत आता था अंग्रेजी शासन, और एक टिहरी रियासत थी। ठीक है, उत्तराखंड इन 2 भागों में था। फिर बाद में कुमाऊं को, ठीक है, कुमाऊं वाले भाग को 1891 ईस्वी में, 1891 ईस्वी में कुमाऊं को 2 भागों में बांट दिया गया। कुमाऊं को एक भाग को अल्मोड़ा कहा गया और एक भाग को नैनीताल भाग कहा गया। ठीक है, ये काम इसलिए किया गया अंग्रेजों के द्वारा क्योंकि राजनीतिक जो एक चेतना फैल रही थी, ठीक है, एक जो एकजुटता आ रही थी, उसको तोड़ा जा सके, ताकि क्षेत्र बांट दिए जाएं तो राजनीतिक चेतना भी वैसे ही टूट जाए। जैसे बंगाल विभाजन आपने सुना होगा, क्यों हुआ था बंगाल विभाजन भारत में? वही हुआ था, बंगाल एक राजनीतिक चेतना का केंद्र बन गया था। तो अंग्रेजों ने बंगाल को भारत से अलग तोड़ने के लिए, उस राजनीतिक चेतना को काटने के लिए बंगाल विभाजन करना किया। ठीक है, तो ये इतना मैंने आपको बता दिया कि 1891 में कुमाऊं को 2 भागों में बांटा गया, अल्मोड़ा और नैनीताल। ठीक है, टिहरी अपनी रियासत अपनी जगह बनी रही, वो अलग से बनी रही। ठीक है, अब वर्ष 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का गठन कर उत्तरांचल के क्षेत्र को इसमें मिला दिया गया। ठीक है, वर्ष 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का गठन कर उत्तराखंड के क्षेत्र को इसमें मिला दिया गया। उत्तराखंड के क्षेत्र जो थे अल्मोड़ा, नैनीताल, इसमें मिला दिया गया था। किसमें? आगरा और अवधों में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे विगत सालों में क्या हुआ। वर्ष 1909 में नैनीताल गजेटियर में उत्तराखंड राज्य को हिल स्टेशन नाम दिया गया। ये एक फैक्ट है कि वर्ष 1909 में जो नैनीताल गजेटियर में उत्तराखंड राज्य को क्या नाम दिया गया था? हिल स्टेशन नाम दिया गया था। ठीक है, ये वर्ष 1904 की बात है, जब नैनीताल के, अब ये पूछा भी जाता है कि नैनीताल गजेटियर में उत्तराखंड को क्या नाम दिया गया था? वहाँ नाम दिया गया था, हिल स्टेशन कहा गया था। अंग्रेजों के लिए ये एक हिल स्टेशन था। ठीक है, और उस थोड़ा और आगे सालों बाद का पढ़ते हैं क्या होता है। वर्ष 1912 में, ठीक है, वर्ष 1912 में कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई। ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी वर्ष 1912 में। ठीक है, आगे के साल में बढ़ते हैं। आगे के 1912 के बाद क्या हुआ था। वर्ष 1914 में
विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल और हेमचंद्र आदि ने अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना करी थी। किन्होंने होम रूल लीग की स्थापना करी थी? पहले तो ये याद रखिए, ठीक है। और उसके बाद ये याद रखिए कि होम रूल लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, किस जनपद में हुई थी। होम रूल लीग की स्थापना अल्मोड़ा जनपद में हुई थी और होम रूल लीग की स्थापना उत्तराखंड में 1914 में की गई थी। कब? 1914 में की गई थी होम रूल लीग की स्थापना। और करी किस किसने थी? विक्टर मोहन जोशी ने, बद्रीदत्त पांडे ने, चिरंजी लाल ने और हेमचंद ने। किसने? विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल और हेमचंद ने अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना करी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं मंडल में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और शिक्षा संबंधी प्रश्नों पर विचार विमर्श करने के लिए वर्ष 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई। ये सवाल पूछा जाता है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब की गई थी? कुमाऊं परिषद की स्थापना वर्ष 1916 में की गई थी। इसका काम क्या था? कुमाऊं मंडल में, ठीक है, जो कि अब कुमाऊं मंडल में राजनीतिक प्रचार करना है, राजनीतिक चेतना का प्रचार करना है, सामाजिक चेतना का प्रचार करना है, आर्थिक चेतना का प्रसार करना है, शिक्षा संबंधी चेतना का भी प्रसार करना है। ठीक है, तो इसके लिए कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी 1916 में। ठीक, खैर 1891 में तो कुमाऊं को अल्मोड़ा और नैनीताल 2 जिलों में बांट दिया गया था। तो 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना करी गई थी। और कुमाऊं मंडल कहने का अर्थ यह है कि कुमाऊं मंडल के अंतर्गत जो अल्मोड़ा और नैनीताल 2 जिले थे वो संयुक्त तौर पे थे। ठीक है, ये एक अलग अलग निकाय इसने कि अल्मोड़ा नामक भाग और नैनीताल नामक भाग में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और शिक्षा संबंधी चेतना का प्रसार करने के लिए कुमाऊं मंडल की स्थापना की। इन्होंने एक संयुक्त नाम दिया है इसको। अंग्रेजों ने तो भले इसको भागों में तोड़ा, कुमाऊं को अल्मोड़ा कहा और नैनीताल कहा, ठीक है, पर यहाँ के लोगों ने एक संस्था बनाई, कुमाऊं परिषद बनाया, उसमें एक कुमाऊं शब्द नाम का प्रयोग किया गया ताकि एक एकता जिससे दिखे। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई। ठीक, इसका प्रभाव भी देखा वर्ष 1917 में अनेक राज्य में अनेक जगह, अल्मोड़ा, नैनीताल ऐसी जगहों पर अलग अलग स्थानों पे सभाएं आयोजित करवाई गई। ठीक है, जिससे लोगों पे राजनीतिक चेतना जागे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब वर्ष 1918 की बात है, उत्तराखंड की बात है। यहाँ पर कोई एक बहुत रोचक घटना घटी थी। रोचक क्या कहें तो एक बहुत प्रभावी घटना घटी थी। ठीक है, वह ये था कि 1918 में, कब? 1918 में वह ये कि जो अल्मोड़ा अखबार है, ठीक है, अल्मोड़ा अखबार, और अल्मोड़ा अखबार की स्थापना कब बताई थी मैंने आपको? ठीक है, अल्मोड़ा अखबार की स्थापना मैंने आपको कब बताई थी? 1871 में बताई थी। ठीक है, अब ये अल्मोड़ा अखबार से संबंधित मामला है। अल्मोड़ा अखबार से संबंधित किस्सा है। वह ये था कि 1918 में, कब? 1918 में जब बद्रीदत्त पांडे ने डिप्टी कमिश्नर, उत्तराखंड के जो डिप्टी कमिश्नर थे, लामस के काले कारनामों पर एक गजल छाप दी थी अल्मोड़ा अखबार पे। ठीक, ये एक बहुत गजब किस्सा है कि जब बद्रीदत्त पांडे ने, ठीक है, अल्मोड़ा अखबार के होली अंक पर जो उत्तराखंड के डिप्टी कमिश्नर थे, डिप्टी कमिश्नर लामस नाम था उनका, उनके काले कारनामों पर एक गजल छाप दी थी। ठीक है, हुआ ये कि अंग्रेजों ने इस अल्मोड़ा अखबार पर 1000 की जमानत राशि लगाई, मतलब जुर्माना लगाया, और उसकी राशि थी 1000 रुपये। अब अल्मोड़ा अखबार इस 1000
की जमानत राशि को नहीं दे पाया तो अल्मोड़ा अखबार का 1918 में प्रकाशन बंद करवा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है। और ये हुआ था कि अब यहाँ पर कोई बात ये भी पूछी जाती है कि पेपरों में कि अल्मोड़ा अखबार की स्थापना कब हुई थी और अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन बंद कब हुआ था। अल्मोड़ा अखबार की स्थापना मैंने आपको पहले बता दिया कि 1871 में हुई थी। ठीक है। और अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन बंद हुआ था वो 1918 में हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये घटना घट चुकी थी। तो इसके बाद फिर अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया तो उसके बाद एक शक्ति साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन होने लगा उत्तराखंड में। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ के राजनेताओं को राजनीतिक चेतना तो जागृत रखनी थी। ठीक है, एक अखबार बंद हो गया तो ये अपना सब कुछ छोड़ तो सकते नहीं थे, तो अल्मोड़ा अखबार की जगह पर को शक्ति साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन होने लगा। किसका? शक्ति साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन होने लगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे के सालों में क्या हुआ था? इसी साल एक और बात हुई थी। ठीक है, 1918 में उत्तराखंड में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1918 में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था और गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद के प्रयासों के द्वारा हुआ। ठीक है, पूछा जाता है कि खासतौर पर आजकल संत बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उत्तराखंड में कि अब ये पूछा जाएगा कि गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था। ये हुआ था 1918 में। ठीक है, ये 1918 वही साल है जब अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ था। ठीक है, और इसी साल एक नया कमेटी खुली। ठीक है, उसका नाम था गढ़वाल कांग्रेस कमेटी खुली और इसकी स्थापना में किस किस ने भूमिका निभाई? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने और अनुसुईया प्रसाद ने। ठीक, तो इसके गठन के बाद, इस गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के गठन के बाद ये दोनों नेता अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने चले गए। अब सवाल ये भी पूछा जाता है कि अमृतसर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में उत्तराखंड के वो दो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे जिन्होंने अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था? वो थे अनुसुईया प्रसाद और बैरिस्टर मुकुंदी लाल। कौन? अनुसुईया प्रसाद और बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ठीक, अब आगे के सालों में बढ़ते हैं। क्या होता? वर्ष 1920 में देहरादून में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अब जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है, भारत के, अब उनकी भी अध्यक्षता थी। अब ये पूछा जा सकता है कि कुछ ऑप्शन आपको दे दें कि बताइए कि इनमें से कहाँ पर को जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी एक अध्यक्षता करी थी। ठीक है, कौन सी जगह पर को? देहरादून में करी थी। ठीक है, राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता कब, कहाँ, कौन सी जगह पर को करी थी? देहरादून में करी थी। एक और बार इस फैक्ट को सुनिए। वर्ष 1920 में देहरादून में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। ठीक है, ये हो गया। और कहाँ की गई थी? देहरादून, 1920। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो खैर अब कुछ महत्वपूर्ण और टॉपिक्स पढ़ते हैं इसके अंतर्गत उत्तराखंड के स्वतंत्र आंदोलन के संबंध में। अब एक पेशावर कांड का नाम आपने सुना ही होगा। उत्तराखंड में पेशावर कांड का काफ़ी नाम है। और वीरचंद सिंह गढ़वाली, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, अब इनका नाम फेमस हुआ इसी पेशावर कांड से हुआ था। ठीक है, जो वीरचंद सिंह गढ़वाली जो हाईलाइट में आए थे उत्तराखंड में, ये आए थे इस पेशावर कांड की वजह से आए थे। ठीक है, हुआ ये था कि जब वीरचंद सिंह गढ़वाली अंग्रेज़ों की सेना में थे, ठीक है, अंग्रेज़ों की 2/18 2/18 गढ़वाल राइफल के थे सैनिक के नेतृत्व को संभाले हुए थे। ठीक है, किसको? अंग्रेज़ों की जो 2/18 गढ़वाल राइफल्स थी, ठीक है, उसका नेतृत्व संभाले हुए थे। और ये थे पेशावर में उस समय।
ठीक है। पेशावर में 2/18 गढ़वाल राइफल की नेतृत्व को संभाले हुए थे पेशावर में। जब अंग्रेजों ने सेना वहाँ विद्रोह कर रहे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने का आदेश दिया वीरचंद सिंह गढ़वाली को कि आप इन अफगान सैनिकों पर गोली चलाइए, तो हुआ ये कि वीरचंद सिंह गढ़वाली जी ने गोली चलाने से मना कर दिया। ठीक, उन्होंने कहा कि मैं निहत्थे सैनिकों पर गोली नहीं चला सकता। ठीक है, बस इसी बात ने, इसी कथन ने उन्हें पूरे भारत में प्रसिद्ध कर दिया। ठीक, एक सैनिक ऐसा भी है जो निहत्थे सैनिकों पर गोली नहीं चला रहा है। तो उनकी इस कटिबद्धता को देख के ये बात हुई थी 23 अप्रैल 1930 को, और इसका परिणाम भी यही रहा कि जो मोतीलाल नेहरू थे, यानी कि मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू जी के पिता, उन्होंने इस घटना को से प्रेरित होके 23 अप्रैल को पूरे भारत में गढ़वाल दिवस बनाने की घोषणा की थी। ठीक है, अब ये पूछा भी जा सकता है कि वो कौन से नेता थे जिन्होंने गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा करी थी। वो थे मोतीलाल नेहरू। और गढ़वाल दिवस कब मनाया जाता है? वो है 23 अप्रैल। और पेशावर कांड किससे संबंधित है? वीरचंद सिंह गढ़वाली से। और पेशावर कांड की तिथि क्या है जब वो हुआ था? वो थी 23 अप्रैल 1930। ये तो आप कंठस्थ याद रखिए कि पेशावर कांड कब हुआ था, 23 अप्रैल 1930 को। ठीक है, ये तो हुआ पेशावर कांड। अब आगे बढ़ते हैं एक और स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, जो उत्तराखंड में भी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। वो था महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अगला यही है कि टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 26 जनवरी 1930 को टिहरी रियासत को छोड़ के पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर तिरंगा झंडा फहराया गया। ठीक है, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का प्रभाव यहाँ भी पड़ा और कई स्थानों पर नमक बनाया गया। ठीक है, अब ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर को सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, वो थी टिहरी रियासत, यानी कि 26 जनवरी 1930 को टिहरी रियासत को छोड़ के उत्तराखंड के हर जगह पर को तिरंगा झंडा फहराया गया। ठीक, अब महात्मा गांधी से संबंधित एक दांडी यात्रा आपने सुनी होगी। ठीक है, अब इस दांडी यात्रा का अब उत्तराखंड में भी जिक्र आता है, इसलिए आता है क्योंकि इस दांडी यात्रा में, ठीक है, जो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा करी थी, ठीक है, अपने सत्याग्रहियों के साथ, ठीक, दांडी में जाके नमक बनाने का जो था उनका महात्मा गांधी का एक सत्याग्रह था। इस साबरमती से जो दांडी की यात्रा थी महात्मा गांधी की, इस साबरमती से दांडी तक की जो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा थी, इसमें 3 जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो उत्तराखंड से संबंध रखते थे। ठीक है, तो इसलिए इस दांडी यात्रा को भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि आखिरकार वो कौन 3 स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने महात्मा गांधी की साबरमती से लेकर दांडी तक की यात्रा में अपनी भूमिका निभाई। ठीक है, सत्याग्रही बन के गए। ये 3 जो उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे, ये थे ज्योतिराम कांडपाल, दूसरे थे भैरवस्त जोशी, तीसरे थे खड़क बहादुर। कौन कौन थे 3 उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? ज्योतिराम कांडपाल, भैरवस्त जोशी और खड़क बहादुर। ठीक है, ये तीनों जो स्वतंत्रता सेनानी थे ये उत्तराखंड से संबंध रखते थे। अब ये पूछा भी जा सकता है कि कौन थे करके। एक और बार सुन लीजिए, ज्योतिराम कांडपाल, भैरवस्त जोशी और खड़क बहादुर। ठीक, वर्ष 1929 में गांधी जी कौसानी में रुके थे। ठीक है, कब रुके थे? वर्ष 1929 में रुके थे और कौसानी में महात्मा गांधी
12 दिन के लिए रुके थे। ठीक है, यहाँ पर को गांधी जी और नेहरू जी ने अनेक सभाएं करी। ठीक है, और अनेक जगह उन्होंने भ्रमण भी करा। और कौसानी में महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग नामक किताब लिखी। ठीक है, कौन सी किताब लिखी कौसानी में? अनासक्ति योग लिखी। ठीक है, और महात्मा गांधी ने इसी कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। अब ये पूछा भी जा सकता है कि भारत का स्विट्जरलैंड महात्मा गांधी ने किसे कहा था? वो था कौसानी को। और अनासक्ति योग महात्मा गांधी ने कहाँ पर को लिखी थी? वो भी कौसानी में लिखी थी। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौसानी में महात्मा गांधी कितने दिन रुके थे? 12 दिन रुके थे। ठीक है, और ये किस साल की बात है? ये वर्ष 1929 की बात है। ठीक, और इसके आगे और पढ़ते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक का आयोजन वर्ष 1940 में पौड़ी गढ़वाल के डाटा मंडी में किया गया था। ठीक है, ये पूछा जाता है, ये तो आया है काफ़ी बार सवाल कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? जो उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने की जो प्रथम बैठक हुई थी, डाटा मंडी में हुई थी। और ये डाटा मंडी पौड़ी जनपद में पड़ता है। ठीक है, और कब हुई थी? 1940 में। ठीक है, वर्ष 1940 में डाटा मंडी में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक, डाटा मंडी में। अब इसके बाद पढ़ते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। इस भारत छोड़ो आंदोलन जो एक केंद्रीय आंदोलन था, इसमें उत्तराखंड की क्या भूमिका रही? ठीक है, 8 अगस्त 1942 को बम्बई में प्रमुख कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 9 अगस्त 1942 को उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर जुलूस निकाले गए और हड़तालें हुई। ठीक है, देवघाट में 19 अगस्त 1942 को जनता पर पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें हीरामणि, हरिकृष्ण, बद्रीदत्त और कांडपाल शहीद हो गए। ठीक है, ये पूछा जाता है कि कौन कौन से जो 1942 में के आंदोलन में उत्तराखंड में शहीद हो गए थे और कौन सी जगह पर हुए थे? वो थी देवघाट जगह थी, दिन था, डेट थी उस दिन 19 अगस्त 1942। और जो पुलिस की गोलियां खा के शहीद हुए थे वो उनके नाम है हीरामणि, हरिकृष्ण, बद्रीदत्त और कांडपाल। ठीक है, हीरामणि, हरिकृष्ण, बद्रीदत्त और कांडपाल। हीरामणि, हरिकृष्ण, बद्रीदत्त और कांडपाल। ठीक है, ये पुलिस की गोलियों द्वारा शहीद हो गए थे। और अगस्त के बाद, अगस्त के महीने में तो ये 4 शहीद हुए उत्तराखंड के। ठीक है, अब सितंबर के महीने में 5 सितंबर 1942 को एसडीएम जॉनसन ने खुमाण में हजारों की भीड़ पर गोलियां चलाई, जिसमें 2 सगे भाई गंगाराम और खीमादेव शहीद हो गए। इसलिए खुमाण में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। ये पूछा जा सकता है सवाल कि उत्तराखंड में शहीद स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? उत्तराखंड में शहीद स्मृति दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। और विशेषकर कौन सी जगह पर को मनाया जाता है? खुमाण पर। खुमाण, ठीक है, विशेषकर खुमाण में ही मनाया जाता है। खुमाण, ठीक है, खुमाण में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस मनाया गया था, क्योंकि इसमें हुआ ये था कि जो एसडीएम जो थे, एसडीएम जॉनसन ने भीड़ पर, आंदोलनकर्ताओं की भीड़ पर, हजारों की भीड़ थी, उसमें गोलियां चलवा दी थी। और इसमें उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में 2 सगे भाई गंगाराम और खीमादेव शहीद हो गए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने सल्ट को स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय योगदान के लिए कुमाऊं का बारदोली कहा। ये पूछा जाता है कि कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है? कुमाऊं का बारदोली सल्ट को कहा जाता है। किसे? सल्ट को। और ये सल्ट जो क्षेत्र है ये अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। कहाँ? अल्मोड़ा में। कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है? सल्ट को। ठीक,
अब कुछ और फैक्ट पढ़ते हैं, जैसे आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा करा गया था। ठीक है। अब इस आज़ाद हिंद फौज में भी उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे। कहा जाता है कि कहा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज में कुल जितने सैनिक थे, उस कुल सैनिकों में का 12% हिस्सा उत्तराखंड से संबंधित था। यानी कि आज़ाद हिंद फौज में 12%, या कहें 12% सैनिक उत्तराखंड के निवासी थे। और ये 12% कितने सैनिक हुए कुल सैनिकों के? लगभग 2500, यानी कि लगभग 2500 सैनिक आज़ाद हिंद फौज में उत्तराखंड के थे। ठीक है। अब इनमें से बहुत सारे सैनिक तो आज़ाद हिंद फौज में उच्च पदों पर थे। ठीक है। उच्च पदों पर नियुक्त थे। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कैप्टन बुद्धि शरण रावत को अपना निजी सहायक बनाया था। किसे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उत्तराखंड के किस व्यक्ति को अपना निजी सहायक बनाया था? वो था कैप्टन बुद्धि शरण रावत। किसे? कैप्टन बुद्धि शरण रावत। ठीक। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते थे, बुद्धि शरण के पास बहुत बुद्धि थी, इसलिए उन्हें निजी सहायक बनाया गया कैप्टन सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ठीक है। और कुछ और भी थे व्यक्ति जिन्हें उच्च पद मिला था। ठीक है। जिनमें नाम है पितृ शरण रतूड़ी को कर्नल का पद दिया गया था। ठीक है। पितृ शरण रतूड़ी को कर्नल का पद दिया गया था। किसे कर्नल का पद मिला था आज़ाद हिंद फौज में? पितृ शरण रतूड़ी को। ठीक है। और ठीक है, सुभाष रेजिमेंट की प्रथम बटालियन का कमांडर और सूबेदार लेफ्टिनेंट चंद्र सिंह नेगी को नियुक्त किया गया था। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उस आज़ाद हिंद फौज में एक सुभाष रेजिमेंट भी थी। ठीक है। सुभाष रेजिमेंट की प्रथम बटालियन, पहली बटालियन का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? सूबेदार लेफ्टिनेंट चंद्र सिंह नेगी। ठीक है। कमांडर और सूबेदार प्रथम बटालियन का कमांडर और सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? लेफ्टिनेंट चंद्र सिंह नेगी को। किसे? लेफ्टिनेंट चंद्र सिंह नेगी को। चंद्र सिंह नेगी का पद कौन सा था? लेफ्टिनेंट वैसे थे, पर उन्हें और भी पद दिए गए थे, कमांडर और सूबेदार का भी पद दिया था। ठीक है। चंद्र सिंह नेगी, ये पूछा जा सकता है कि चंद्र सिंह नेगी का संबंध किस रेजिमेंट से था? कई सारी रेजिमेंट के नाम आ जाएंगे, जैसे कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, सुभाष रेजिमेंट। तो वहाँ पर को आंसर होगा सुभाष रेजिमेंट, क्योंकि जो चंद्र सिंह नेगी थी वो सुभाष रेजिमेंट की प्रथम बटालियन में कमांडर और सूबेदार थे। ठीक है। उन्हें नियुक्त किया गया था। और इन्हीं चंद्र सिंह नेगी को बाद में, ठीक है, सिंगापुर में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल का कमांडर भी नियुक्त किया गया। इन्हीं किसे? चंद्र सिंह नेगी को सिंगापुर में, ठीक है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल का कमांडर भी नियुक्त किया गया। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ठीक है। गढ़वाली बटालियन, जिसे नेताजी का अंगरक्षक बटालियन भी कहा जाता है, तो इस गढ़वाली बटालियन के कमांडर मेजर देव सिंह दानू थे। ठीक है। कौन थे इसके कमांडर? गढ़वाली बटालियन के कमांडर कौन थे? मेजर देव सिंह दानू, यानी कि कमांडर मेजर कौन थे? देव सिंह दानू। ठीक। और ये गढ़वाली बटालियन नेताजी का अंगरक्षक बटालियन था। ठीक है। यानी कि आज़ाद हिंद फौज में भी उत्तराखंड के लोगों का बहुत अच्छा खासा दखल था। करीबन 2500 सैनिक, या कहें तो 12% सैनिक उत्तराखंड से ही संबंध रखते थे। तो आज के इस ऑडियो लेक्चर में मैंने आपको उत्तराखंड का स्वतंत्रता आंदोलन समझा दिया, जिसमें मैंने उत्तराखंड में हुए स्वतंत्रता आंदोलन और जो भी यहाँ राजनीतिक चेतना फैली का प्रचार प्रसार हुआ, जो स्थापनाएं हुई, ठीक है, और जो जो हुआ घटा, कुछ हद तक मैंने उसका आपको संक्षिप्त विवरण दे दिया है। आप इस ऑडियो लेक्चर को बार बार सुने,
और इसे इसे कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, तो आज के इस ऑडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।